अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कार्डिक आउटपुट को एक बार फिर डिस्कस करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने इसको डिटेल में देखा था कि कार्डिक आउटपुट के बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, बुनियादी कंसेप्ट हमने वो देख लिए, डीप हमने देख लिया। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, इसको ओवरव्यू करेंगे उसका फर्स्ट एड की बुक से, और इसको देखेंगे कि एमसीक्यूज किस तरह की आनी है। तो आपने वो देखना है कि हमने जो कुछ भी सीखा उसको हमने याद, उसमें से क्या क्या रखना है और कौन कौन सी चीज़ हमने याद रखनी है। कार्डिक आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है। फिजियोलॉजी हम देख रहे थे कार्डियोवैस्कुलर की। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, तो हमने कहा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड इन पर बीट। ये जो हमारा ये एट्रिया थे और ये वेंट्रिकल्स थे, तो इस वेंट्रिकल से एक बीट के दौरान जितना ब्लड बाहर इजेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब वो कहता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आफ्टर लोड एंड प्री लोड। कहता है आपको जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो उन चीजों से इफेक्ट होता है। याद आपने क्या रखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ता है विद, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल्स, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स यहां से बढ़ेगी, तो ज्यादा ब्लड इजेक्ट होगा, है ना। जब ये ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड भी क्या होगा, ज्यादा इजेक्ट, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले चीज उसने यही कही है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीजेस, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस। एग्जांपल, एंजाइटी हुई आपको या आपने एक्सरसाइज की है, तो उसमें आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक तरह की बढ़ जाएगी और आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद है इंक्रीजेस पीलोड। पीलोड अगर इंक्रीज होगा, प्रीलोड इंक्रीज होगा, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्रीलोड क्या होता है? प्रीलोड इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, इज द अमाउंट ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ द डायस्टोल। आपके डायस्टोल के एंड के ऊपर और कॉन्ट्रैक्शन से पहले आपके वेंट्रिकल में जितना ब्लड का वॉल्यूम पड़ा वो आपका क्या है, प्रीलोड। अगर प्रीलोड यहाँ पर ब्लड ज्यादा होगा तो आपको इजेक्ट भी कम होगा, तो इजेक्ट भी, मतलब अगर 10 है और 5 इजेक्ट हो रहा है, अगर हमने इसको 15 कर दिया है तो 7.5 इजेक्ट होगा, मतलब अब इजेक्शन ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो प्रीलोड ज्यादा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा, और आफ्टर लोड कम, आफ्टर लोड कम तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा। आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड होता है कि आपकी ये जो एओर्टा था उसमें जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या है, रेजिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी, रेजिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी आफ्टर लोड। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड यहाँ से इजीली मूव करेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या आएगा आपका, ज्यादा आएगा। अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ब्लड कम जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो मतलब रेजिस्टेंस कम आफ्टर लोड कम, रेजिस्टेंस कम आफ्टर लोड कम। ये देखे ना, रेजिस्टेंस कम आफ्टर लोड, रेजिस्टेंस क्या होती है, आफ्टर लोड क्या होता है, रेजिस्टेंस इन द एओर्टा। अगर एओर्टा में रेजिस्टेंस कम तो आफ्टर लोड कम, आफ्टर लोड भी कम, तो यहां से ज्यादा ब्लड बाहर इजेक्ट होगा। समझ आ गई ये चीज? तो आपने इसमें तो याद क्या रखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हेन कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीजेस, व्हेन प्रीलोड इंक्रीजेस एंड व्हेन आफ्टर लोड डिक्रीजेस। ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी है, सिंपल सी। और मैंने इनके कंसेप्ट अभी फिर भी दोहरा दिए कि ये कैसे बढ़ती है कैसे कम। मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, ठीक है स्पीड। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका ये आपके सामने लिखा हुआ है, लास्ट में देख लें आप कि अगर आपने इसको याद रखना है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय कैप, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ए फॉर आफ्टर लोड एंड पी फॉर प्री लोड। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन आफ्टर लोड, यस डॉक्टर खान सलामत, अगर आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी, इट डज मीन दैट कि आपका आफ्टर लोड कम हो रहा है। आफ्टर लोड कम होगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अ फेलिंग हार्ट हैज लेस स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर एक हार्ट, आपको हार्ट फेलियर हो गई है, तो अगर हार्ट फेलियर हो गई है तो आपका ये कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। ये हार्ट है, हार्ट फेलियर हो गई है, पहली बात तो ये कि आपका ये सिस्टोल सही तरह से नहीं हो रहा। सिस्टोल का मतलब आपका ये जो एट्रिया है सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो सिस्टोल सही नहीं है तो क्या स्ट्रोक वॉल्यूम सही होगा, नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। दूसरा, डायस्टोल नहीं सही हो पा रहा, जब डायस्टोल नहीं सही होगा तो क्या ये सही तरह से फूलेगा और इसमें ब्लड सही तरह से भरेगा, जब ब्लड ही कम आएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। समझ आ गई है कि आपके फेलिंग हार्ट फेलियर में स्ट्रोक वॉल्यूम कम आता है क्योंकि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते।
सो आई होप सो दैट कि आपको स्ट्रोक वॉल्यूम के हवाले से जितने भी कंसेप्ट जो याद रखने हैं आपको समझ आ गए होंगे। समझ आ गए? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अब हमने कहा कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज। अभी ऊपर देखें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज। अब वो कहता है कि अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे बढ़ती है? ठीक है, हमने कहा कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज। सो व्हाट इज द प्रोसेस दैट हाउ कैन वी इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी? कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस विद कैटेकोलामाइंस स्टिमुलेशन वेयर बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेटेड प्रोटीन। ये सारा क्या कह रहा है आपका, ये यहां से यहां तक ये क्या कह रहा है? वो कहता है कि ये आपका सेल था, ठीक है, आपके मायोकार्डियम सेल था कोई एक, ठीक है, ऊपर से आपको आए हैं कैटेकोलामाइंस। क्या आए हैं? कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस मतलब कि आपकी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ऊपर से आई है। इन्होंने एक्ट करना है आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर। कहां पे एक्ट करना है? आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स पर। बीटा 1, डॉक्टर खान सलामत, मैंने आपको पहले भी कहा है डॉक्टर साहब क्वेश्चन तब क्या करें जब एक कंसेप्ट खत्म हो जाया करे। अभी हम एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने लगे हैं, उसके बीच में आपने क्वेश्चन कर दिया इजेक्शन फ्रैक्शन के हवाले से, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के हवाले से। ये कंसेप्ट खत्म होने दें, फिर बाद में क्वेश्चन पूछ लिया करें। पहले ये कंसेप्ट तो खत्म होने दें जो हमने शुरू किया है। मैं आपको जवाब देने बैठ जाऊँ तो ये कंसेप्ट इधर का इधर ही रह जाएगा। तो देखिए मैं रिपीट करता हूँ, अब बाद में पूछेगा खान सलामत, जब ये मैं कंसेप्ट खत्म कर लूँ मुझे अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराइएगा। तो कैटेकोलामाइंस या एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर। जब ये बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं तो अंदर आपकी होती हैं जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स। क्या होती हैं? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स, ये आपकी एक्टिव हो जाती है। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन क्या हो जाती है? एक्टिव। जब जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स एक्टिव होती हैं तो ये इन रिस्पॉन्स साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसको एक्टिव कर देती है। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसको एक्टिव कर देती है। जब आपका साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिव होता है तो ये इन टर्न आपके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव कर देता है। जब आपका प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होता है देन प्रोटीन काइनेज ए causes the phosphorylation ऑफ आपके सोडियम चैनल। कौन सा चैनल? सोडियम चैनल, पोटाशियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, यहां पर आपके चैनल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? चैनल्स। तो मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए पहली बात तो ये कि आपके जो मायोकार्डियल जो सेल होता है उसके बाहर लगे होते हैं चैनल्स, कैल्शियम चैनल, पोटाशियम चैनल्स एंड सोडियम चैनल्स। अब क्या हुआ, हमने दी कैटेकोलामाइंस यानी सिंपैथेटिक सिस्टम उसका एक्टिव हुआ। कौन सा सिस्टम? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हुआ। कैटेकोलामाइंस दी यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दी। तो ये जाएंगी, ये आपका जो मायोकार्डियल जो सेल है ना, मायोकार्डियल सेल जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज होती है जाकर रिसेप्टर के ऊपर अटैक करती है, उनको जाकर छेड़ती है, उनके ऊपर एक्ट करती है। जैसे ही ये रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगी तो आपके सेल के अंदर होती है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स। कौन सी? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। तो ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स हो जाएंगी एक्टिव। जब जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स एक्टिव होंगी तो ये आगे एक्टिव करेंगी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को। जब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिव होगा तो इन टर्न एक्टिव कर देगा प्रोटीन काइनेज ए को। जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होता है, इसको हम केमिस्ट्री में डिटेल में देखेंगे, बायोकेम में इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसका प्रोसेस रिसेप्टर वाला बेसिकली होता कैसे, हार्मोन्स का एक्शन कैसे होता है, फिलहाल आप ऊपर ऊपर से देख ले। तो प्रोटीन काइनेज ए आपका क्या हो जाता है? एक्टिव। जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होता है तो ये करता है फास्फोरिलेशन। क्या करता है? मतलब कैल्शियम चैनल में भी फास्फेट ऐड कर देगा, सोडियम चैनल पर भी फास्फेट और आपके पोटेशियम चैनल पर भी फास्फेट ऐड कर देगा। फास्फेट की क्या हो जाएगी? एडिशन। यहां तक समझ आ गया? पक्की बात है। अब आगे क्या होता है? आगे आपका ये होता है कि जब, वैसे सिंपली क्या होता है? सिंपली ये होता है कि जो आपके ये जो चैनल्स हैं, चले आप ये देखें कि आपका जो सोडियम होता है वो अंदर ज्यादा पड़ा होता है, सोडियम अंदर, बल्कि इसको आप छोड़ दें, डिटेल में नहीं जाते, ऊपर ऊपर से देखते हैं। फास्फोरिलेशन हो गई। जब फास्फोरिलेशन हो जाती है तो फास्फोरिलेशन से आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं।
ठीक है, फास्फोरिलेशन से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और आपकी कैल्शियम इनसाइड मूव करेगी, अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, आपके सोडियम चैनल भी ओपन हो जाते हैं, सोडियम भी अंदर अंदर की तरफ मूव करेगी, तो अंदर सोडियम भी बढ़ गई। लेकिन फास्फोरिलेशन से आपके कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, बंद, क्योंकि जब कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं फिर आपकी कैल्शियम अंदर से बैठ जाती है, अंदर से बैठ जाती है। ये चीज नहीं समझ आई, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हाँ ये सॉरी, ये पोटेशियम चैनल है, ये मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखें, जब होगी फास्फोरिलेशन तीनों चैनल्स की, ठीक है, तो जब फास्फोरिलेशन होगी तो आपका कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जब नॉर्मली कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो कैल्शियम बाहर से अंदर जाती है, ये बात समझ आ गई। जब कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं नॉर्मली फिजिकली, तो आपकी जो कैल्शियम आउटसाइड से इनसाइड आती है। और इसी तरह जब सोडियम चैनल की फास्फोरिलेशन होती है वो भी ओपन होते हैं, और जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो फिजिकली फिजियोलॉजिकली नॉर्मली आपका सोडियम बाहर से अंदर आता है। लेकिन जब पोटेशियम की फास्फोरिलेशन होती है तो वो क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है। पोटेशियम चैनल क्या हो जाते हैं, क्लोज। दो चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम भी ओपन होगा, सोडियम भी ओपन होगा, पोटेशियम क्या हो जाएगा, बंद। हाँ, पोटेशियम क्यों बंद होता है, अगर पोटेशियम खुला रहे, अगर पोटेशियम खुला रहे तो अंदर से पोटेशियम बाहर मूव करनी है, अंदर से पोटेशियम बाहर मूव करेगी, तो हमने पोटेशियम चैनल को बंद करना है। क्यों, क्योंकि हमने अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है। अब पोटेशियम चैनल बंद हो गया तो पोटेशियम बाहर नहीं जा सकेगी, मतलब अंदर पोटेशियम ज्यादा होगी। ये कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये येलो वाला, अंदर पोटेशियम भी ज्यादा, सोडियम अंदर आ रही है, सोडियम भी ज्यादा, कैल्शियम अंदर आ रही है, कैल्शियम भी ज्यादा। अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज कम। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। और जब डीपोलराइजेशन होती है इट विल कॉज द कंट्रैक्शन। आपके मसल फिर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब डीपोलराइजेशन होगी, अब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हमने कैटेकोलामाइन दी तो आपके मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ गई ये बात। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी से कैसे, डीपोलराइजेशन से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे होती है, ये हम इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन बाद मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट बिलीव मी दैट कि आपकी डीपोलराइजेशन से आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा डीपोलराइजेशन उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। समझ आ गई ये बात, पक्की बात है। क्या कहता है वो, कि जब कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आती हैं तो वो बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं, तो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिव, इन रिटर्न साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिव, तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव। ये करता है फास्फोरिलेशन, कैल्शियम चैनल की फास्फोरिलेशन होगी वो ओपन होगी, कैल्शियम अंदर आएगी। सोडियम चैनल की फास्फोरिलेशन होगी वो ओपन होगी, सोडियम अंदर आएगी। पोटेशियम चैनल की फास्फोरिलेशन होगी वो क्लोज होंगे और पोटेशियम अंदर ही धंस जाएगी, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। अंदर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, और ऐसे आपकी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। डिड यू गेट द पॉइंट, पक्की बात है। अब देखते हैं एक और लफ्ज यहां पे यूज होता है, ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना, है ना। अब एक और लफ्ज यहां पे यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। कैल्शियम, ये लिखा हुआ है लफ्ज, मैं दोबारा नहीं लिखता, आप यहां से देख लीजिए, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, हमने कहा कि ये जी हमारे पास सेल था, अभी हमने इसके अंदर कैल्शियम क्या की थी, इंक्रीज। अभी अभी कैल्शियम बढ़ी थी ना, हमने अभी भी देखा कि कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ आई, दरवाजा बंद कर दे शोर आ रहा है, तो कैल्शियम अंदर की तरफ आई तो कैल्शियम लेवल बढ़ गया। जब कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो आपको पता है आपके मायोकार्डियम सेल के अंदर पड़ा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या पड़ा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है। इसके बारे में सुना हुआ है, सुना हुआ ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये आपके मायोकार्डियम सेल्स के अंदर मौजूद होता है, कार्डियक सेल्स के अंदर, ठीक है। अब जब कैल्शियम बढ़ी, कैल्शियम क्या हुई, बढ़ी। जैसे ही कैल्शियम बढ़ी, अब इस कैल्शियम का काम होता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम पड़ी हुई है उस सारी को बाहर क्या कराना, रिलीज करना। क्या कराना, रिलीज। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। अब जो कैल्शियम उसके पास स्टोर थी, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ी,
सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ी, उसने जाके जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर थी उसको भी क्या करा दिया, रिलीज। तो कैल्शियम मजीद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपकी यही कैल्शियम जो बढ़ती है कार्डियक सेल्स के अंदर, मायोकार्डियल सेल्स के अंदर आपकी कैल्शियम कराती होती है एक्टिन मायोसिन। वो जो एक्टिन मायोसिन होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन आपके मसल्स की, पता है ना इसका एक्टिन मायोसिन का। ये एक्टिन मायोसिन हम एफएससी में इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं कि एक्टिन और मायोसिन मसल्स में होते हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये दो प्रोटीन्स होती हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आपकी ये जब कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो ये एक्टिन और मायोसिन की मदद से आपके मसल्स की क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह मजीद कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। पहले हमने देखा कि अंदर डीपोलराइजेशन हुई, कैल्शियम बढ़ा, सोडियम बढ़ा, पोटेशियम बढ़ा, डीपोलराइजेशन हुई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हुई। अब हमने देखा कैल्शियम इंड्यूस, कैल्शियम रिलीज। कैल्शियम ने इंड्यूस किया कैल्शियम के रिलीज को। समझ आ रही है बात कि कैल्शियम के रिलीज को किसने इंड्यूस किया, कैल्शियम ने। सो कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। चार्जेस डॉक्टर जवेरिया इसके ऊपर चार्जेस वगैरह कोई इफेक्ट नहीं करते। ये जो सोडियम है बस आप सिंपली इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। जी जी, कैल्शियम, ये जो कैल्शियम है ना आपकी सेल के अंदर, यही कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम है उसको क्या कराती है, रिलीज कराती है। हाँ, ये उसको क्या कराती है, रिलीज कराती है। आप इतना डेप्थ में ना जाएं, जहां पे डेप्थ में जाने की जरूरत होगी मैं आपको खुद डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आप फिर मुझे डेप्थ में लेके जा रहे हैं और मैं चला जाऊंगा, फिर आप कहेंगे कार्डियक आउटपुट फिर ऊपर से जा रहा है। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि आपने एमसीक्यूज कितनी याद रखनी है। तो ये समझ आ गया, कैल्शियम ने इंड्यूस कराया कैल्शियम के रिलीज को, सो इट इज कॉल्ड कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। समझ आ गई चीज। जब कैल्शियम रिलीज होगी मजीद आपकी कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, ये तो था कि जब आपका मतलब कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाए, कैटेकोलामाइंस उसके ऊपर एक्ट कर रही हो। अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो तो उसमें सिंपल सा डिफरेंस होता है। यहां पर क्या थी, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स थी ना, और जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को एक्टिव कर रही थी, वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव कर रहा था। तो आपके चैनल की क्या हो रही थी, फास्फोरिलेशन। लेकिन अगर ऊपर से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आए, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में। सिंपल यहां पर ये देख लें कि ऊपर से अगर जी इनहिबिटरी प्रोटीन्स आए तो आपका यहां पर क्या होगा, जी इनहिबिटरी प्रोटीन्स, ये स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स इसको स्टिमुलेट करती हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन्स इसको इनहिबिट करेंगी, वो फिर इसको इनहिबिट करेंगी, ये फास्फोरिलेशन करता है उसकी क्या हो जाएगी, डीफास्फोरिलेशन। तो सारा प्रोसेस उलट होगा और कंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। डिड यू गेट द पॉइंट डॉक्टर अयान, डॉक्टर तलाब को समझ आई है, डॉक्टर भैया इसको रिपीट करूं मैं, समझ आ गई है, रिपीट करूं। चलो मैं एक बार रिपीट कर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहां से जब जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को स्टिमुलेट करती हैं, प्रोटीन काइनेज ए को भी स्टिमुलेट करती है, इससे क्या होती है, फास्फोरिलेशन, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस देखा। जबकि जी इनहिबिटरी जब प्रोटीन्स आती है ये उलट काम करती है, ये स्टिमुलेट कर रही है, ये इसको क्या करती है, इनहिबिट। जब सीएमपी इनहिबिट होगा तो प्रोटीन काइनेज ए भी इनहिबिट। जब प्रोटीन काइनेज ए इनहिबिट हो जाएगा तो फास्फोरिलेशन की बजाय क्या होगी, डीफास्फोरिलेशन। डी का मतलब होता है कमी होना, तो फास्फेट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो चैनल जिस तरह काम करते हैं उसको उलट काम करेंगे, तो अंदर फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ये रीपोलराइजेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो आपकी कंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हाँ, ऑलमोस्ट पोटेशियम बाहर, सोडियम अंदर नहीं जाएंगे, कैल्शियम अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गई चीज। तो अब हम रीडिंग करते हैं। ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, पक्की बात है ना, देखते हैं समझ आया कि नहीं आया। Contractility and stroke volume increases with catecholamines stimulation via beta 1 receptors, activated protein kinase A, phospholambin phosphorylation। ठीक है, एक्टिव कैल्शियम एटीपेज, यानी जो कैल्शियम एटीपेज जो चैनल थे वो एक्टिव हुए। सो कैल्शियम स्टोरेज इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसी तरफ जा रहा है, वो मतलब कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज की तरफ। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए, कैल्शियम चैनल फास्फोरिलेशन, इंक्रीज कैल्शियम एंट्री, इंक्रीज कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिलीज। समझ आ गई है। अच्छा, अब इसका उलट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज विद बीटा ब्लॉकेज, यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कम होगी, या फिर आपके जो बीटा रिसेप्टर्स थे वो ब्लॉक हो गए। ये बीटा रिसेप्टर्स, जो ये वाले बीटा रिसेप्टर थे, इनके ऊपर, सॉरी, हाँ, वो नाइट्रोग्लिसरीन नीचे है, ये हम देखते हैं इसको, वो नाइट्रोग्लिसरीन आपकी वेजोडाइलेशन करती होती है,
वो विनोडाइलेशन में काम आती है, उसको हम नीचे देखते हैं। ये है आपकी नेगेटिव इनोट्रोपिक ड्रग्स, नेगेटिव जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो वो या फिर बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं। जब आपका बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन इसके ऊपर एक्ट कर पाएंगी? जी स्टिमुलेटिव प्रोटीन एक्टिव होंगी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, आगे वाला सब इनहिबिट हो जाएगा। तो ये उसकी बात कर रहा है बीटा 1 ब्लॉकेज, और तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हार्ट फेलियर विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन, अभी अभी हमने देखा अगर हार्ट फेल है तो वो सही तरह से सिस्टोल कंट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। एसिडोसिस से भी होता है। हिपोक्सिया यानी हाइपरकैप्निया, या अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है तो उससे भी आपकी कंट्रैक्शन कम होगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है दैट इज हाइपरकैप्निया, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाना, फिर भी आपकी क्या हो जाएगी? कंट्रैक्शन कम हो जाएगी। या फिर आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉक होंगे कैल्शियम अंदर आएगी नहीं, जब कैल्शियम अंदर आएगी नहीं तो एक्टिन और मायोसिन को कंट्रैक्शन नहीं करेगी तो कंट्रैक्शन ही नहीं होगी। डिड यू गेट द पॉइंट? सर ये बताइए कि एसिडोसिस जो है वो ब्लड में होगी, एसिडोसिस ब्लड में होगी ना, ब्लड का पीएच। हाँ तो उससे तो आपकी पीएच आपकी जो पीएच है ना वो आपकी डायरेक्टली इफेक्ट करेगी आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, वो आपका जो सारा जो डीपोलराइजेशन चैनल्स है उनको डिस्टर्ब कर देगी। ठीक, फिर वही बात कि ज्यादा मुझे ना लेके जाए, आप उस तरफ ना खींचे मुझे, कोशिश करें, क्योंकि मैं एक बार खींच गया तो फिर घंटा इसी के ऊपर ही जाया हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजेस इंट्रासेलुलर कैल्शियम, ये हमने अभी देखा कि अंदर कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीजेस एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम, क्योंकि सोडियम बाहर से अंदर आ रही थी अभी। डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एक्सचेंजर, कि ये एक्सचेंज अंदर से बाहर नहीं जाएंगी। और डिजिटालिस, अब ये डिजिटालिस जो है ना आपकी पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नेगेटिव इनोट्रोपिक ड्रग होती है, डिजिटालिस इज योर पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग दैट इंक्रीज योर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की कंट्रैक्शन बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? ब्लॉक्स सोडियम पोटेशियम पंप। आप तो कहेंगे सर आप तो अभी बता रहे थे कि सोडियम चैनल ओपन हो गए हैं, यहाँ पर तो सोडियम आपने बंद ही कर दिया। ये क्या होता है? ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। जब आपका नॉर्मल सेल होता है ना, मायोकार्डियल सेल हो या कोई भी सेल हो, आपको याद होगा यार ये इंटर का कंसेप्ट है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान 3 सोडियम आउट जाते हैं, 3 सोडियम आउट और 2 पोटेशियम इन आते हैं, ये तो पता है ना आपको। तो वो कहता है डिजिटालिस ब्लॉक्स द सोडियम पंप, तो ये 3 जो सोडियम बाहर जा रहे हैं ये बाहर नहीं जाते, ये सोडियम अंदर रह जाते हैं, तो मजीद अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह डीपोलराइजेशन कराता है ये। इंक्रीज द इंटरसेलुलर सोडियम, तो इंटरसेलुलर सोडियम क्या हो जाती है? इंक्रीज। एंड डिक्रीज पोटेशियम, तो ऑफ कोर्स उनकी जो एक्सचेंज जो हो रहा था वो एक्सचेंज नहीं होगा, सोडियम बाहर नहीं जा रहे हैं पंप के जरिए। इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, कैल्शियम भी अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो दैट यू हैव गॉट द कंसेप्ट अबाउट द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे बढ़ती होती है। जब हम ईसीजी पढ़ने लगेंगे ना तो ईसीजी से पहले मैं आपको मायोकार्डियल रिएक्शन पोटेंशियल डिटेल में समझाऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, अभी जितना बता दिया है इसके ऊपर बिलीव करें। प्रीलोड, प्रीलोड क्या होता है? मैंने अभी बताया, आपके वेंट्रिकल्स में जितना भी ब्लड अकोमुलेट करता है इंटर डायस्टोल के दौरान, दैट इज कॉल्ड योर प्रीलोड। वो कहता है प्रीलोड अप्रोक्सीमेटली बाय वेंट्रिकुलर इंडायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन वेनस टोन एंड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ये क्या कह रहा है? ये वही कल वाली बातें कर रहा है। वो कहता है कि डिपेंड्स ऑन वेनस टोन, कि आपकी वेन्स की टून कितनी है, कि वो सुकड़ी हुई है कि डायलेट है। अगर डायलेट करेंगे तो ब्लड उनके अंदर रह जाएगा, वेनस रिटर्न क्या होगा? कम होगा, पुलिंग हो जाएगी, हार्ट की पुलिंग। मैंने कल पहले कहा था ब्लड की पुलिंग हो जाएगी, यहाँ पर ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अगर इनकी वेनस टोन इस तरह है कि ये सुकड़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट की हुई है, तो ब्लड हार्ट में आएगा, वेनस टर्न बढ़ जाएगा। जब वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो ब्लड यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ ज्यादा आएगा, यहाँ ज्यादा। जब ब्लड यहाँ पर ज्यादा आएगा इट डज मीन दैट कि आपका प्रीलोड क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आ गई ये चीज? ये वही बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ाई थी, और ये वही कह रहा है सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मैंने कहा था वेज में 4 लीटर होता है और आर्टरीज में कितना होता है? 1 लीटर। अगर ब्लड ज्यादा होगा तो इधर भी ब्लड, वेज में ब्लड ज्यादा तो इधर ब्लड रिटर्न भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो प्रीलोड क्या होगा आपका? प्रीलोड कैसे ज्यादा होगा? ब्लड यहाँ पे आया, अगर यहाँ ज्यादा ब्लड आया तो यहाँ भी ज्यादा, तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में भी, लंग्स में भी
ज्यादा जाएगा, पल्मोनरी वेन से ज्यादा आएगा, इधर ज्यादा होगा तो इधर भी क्या होगा, ज्यादा, तो आपका प्रीलोड क्या होगा, स्ट्रोक वाले में बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी आपकी बढ़ जाएगी। डिड यू गेट द पॉइंट? प्रीलोड बढ़ने से आपकी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब डॉक्टर शहरियार आप बात कर रहे थे नाइट्रोग्लाइसरीन की, दीज आर दी वेजोडिलेटर्स, डिक्रीज द प्रीलोड। कैसे? कैसे? मैंने अभी कहा कि ये आपकी वेन्स ब्लड डाल रही है वापस, वो इनको क्या कर देगी, डायलेट। जब आपकी ये डायलेट करेंगी तो ब्लड की यहाँ पुलिंग होगी, विनस टर्न क्या होगा, कम। जब विनस टर्न कम होगा तो यहाँ ब्लड कम, यहाँ ब्लड कम, लंग्स में ब्लड कम, एट्रियम में ब्लड कम, और वेंट्रिकल में ब्लड, जो वेंट्रिकल में ब्लड होता है वो क्या होता है आपका, प्रीलोड। तो इधर ब्लड कम आ रहा है, सो योर प्रीलोड इज लेस। डॉक्टर शहरियार, अगर बेस की हम वेजोडाइलेशन करवा लेंगे, ठीक है, तो राइट एटीएम से वापस जाएगा? नहीं नहीं, यहाँ से वापस क्यों जाएगा ब्लड, यहाँ से वापस नहीं जाएगा ब्लड। प्रेशर भी कम हो जाएगा, आप उसकी वेजोडाइलेशन कराएंगे तो जब कोई इंक्रीज होगा तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर ब्लड भरा पड़ा है, जब इसकी वेजोडाइलेशन होगी यहाँ पर ब्लड की पुलिंग हो जाएगी, यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ ज्यादा ब्लड नहीं जाएगा लेकिन ब्लड नीचे की तरफ मूव करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा ब्लड जाए तो हम क्या करें? देन वी विल गिव द वेजोकंस्ट्रिक्टर। डॉक्टर शहरियार आप मुझे फिर खींच रहे हैं लेफ्ट की तरफ कल की तरह, तो आप वेजोकंस्ट्रिक्टर देंगे तो आपकी वेसल कंस्ट्रक्ट करेंगी, जब ये कंस्ट्रक्ट करेंगी तो पीछे वाला प्रेशर, यार मैं चला जाऊं फिर वापस दोबारा तक, समझ आ गया कि मैं जाऊं उसको समझाऊं, क्लियर करूं कि जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो वेनस टर्न आपको बढ़ जाएगा, फिर वेनो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो बस ये सजेस्ट करूंगा, इधर मैं बता रहा हूं कि आपने याद क्या क्या रखना है, ठीक है। तो डिटेल में हमने पीछे वाले लेक्चर में डिटेल में देखा हुआ है इसको। आफ्टर लोड अप्रोक्सीमेटेड बाय मीन आर्टेरियल प्रेशर के, आफ्टर लोड क्या होता है यार, आफ्टर लोड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपके एओर्टा में जो है, तो इसको देखते जाए। इंक्रीज वॉल टेंशन पर लैप्लेस लॉ, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज आफ्टर लोड। ये इस फार्मूला की तरफ जा रहा है, ये वाला फार्मूला जो था, हमने कहा था फार्मूला क्या था हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई थिकनेस मल्टीप्लाई बाई टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस, ये इसी फार्मूले की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो कहता है अगर आपकी आफ्टर लोड ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो वाल को टेंशन भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। समझ आ गई चीज डॉक्टर तला, समझ आ गई कि मैं इसको फिर पीछे की तरफ जाऊं, समझ आ गई है कि अगर आफ्टर लोड ज्यादा होगा, या थोड़ा सा बता देता हूं, अगर इधर आपका आफ्टर लोड यहाँ पे होगा ज्यादा, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो आपका प्रेशर भी मतलब इसको ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा, आपके वेंट्रिकल को प्रेशर ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा ना, ताकि ब्लड वो यहाँ फेंक सके। ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने के लिए तो थिकनेस क्या होनी चाहिए उसकी, ज्यादा, यानी टेंशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तो वाल की टेंशन ज्यादा होगी इस वाले फार्मूले के जरिए, ये लैप्लेस लॉ के जरिए, ठीक है। समझ आ गया, नहीं समझ आया? तो मैंने चीजें पहले बताई हुई हैं ये कल वाले लेक्चर में, जिसने कल वाला लेक्चर सही तरह से सुना था तो उसको मसला नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट देखें, आर्टीरियल वेजोडाइलेटर्स, हाइड्रोलाजीन, जो आपके बीपी हाइपरटेंशन में यूज होती है, हाइड्रोलाजीन कैसे यूज होती है बीपी में, ये आपका ब्लड प्रेशर कैसे कम करती है, डिक्रीज द आफ्टर लोड। अब फिर ये आपकी योटा, ठीक है, योल्टा में हमने क्या दी, आर्टीरियल वेजोडाइलेटर, ये इसको क्या कर देंगी, डायलेट। जब वे आर्टरीज डायलेट करेंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो मतलब आफ्टर लोड, डॉक्टर जवेरिया रेजिस्टेंस कम, आफ्टर लोड कम, और स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह आपका आफ्टर लोड आर्टीरियल वेजोडाइलेटर से हम जो है ना क्या देते हैं उनको, उनका हाँ ऑफ कोर्स, जब उसकी रेजिस्टेंस कम है तो ब्लड इजीली जाएगा, ब्लड का दीवारों के ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, तो हाइपरटेंशन क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। हाइपरटेंशन होती भी रेजिस्टेंस जैसे, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा हाइपरटेंशन उतनी ज्यादा, ठीक है, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा हाइपरटेंशन उतनी ज्यादा। अगर इलास्टिसिटी लचक ज्यादा हो तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। Did you get the point? अच्छा जी, उसके अलावा आगे देखें, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, एंजियोटेंसिन एंजाइम 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इनसे भी आपका बोथ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड दोनों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बस अब सिंपल इसको याद रखें, बस इसको हम डेप्थ में नहीं जाते, ये आप याद रखें इतना
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, ये जो दोनों जो ड्रग्स हैं ये आपको क्या करती हैं, प्रीलोड और आफ्टरलोड दोनों को कम करती है। इसको डिटेल में नहीं जाते, डिटेल में चले गए बस इसको इतना याद रख लें कि ये ऐसे कर, इसको अगर डिटेल में चले गए तो फिर लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, कि वो एंजियोटेंसिन कैसे एंजियोटेंसिन 2 को 1 को 2 में 2 को 3 में कैसे कन्वर्ट नहीं करता, और वो सारा फिर डिटेल में चला जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल इतना याद कर लेना। और इसी तरह क्रोनिक, अब ये देख लें, लेफ्ट वेंट्रिकल कंपनसेट फॉर इंक्रीज आफ्टर लोड बाय थिकनिंग हाइपरट्रॉफी इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल स्ट्रेस। वो कहता है कि जी आपकी अगर ये आफ्टर लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है, आफ्टर लोड क्या है ज्यादा है, तो इनको काम ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल को वॉल ज्यादा, इनको प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, प्रेशर इनको ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। अगर इनको लेफ्ट वेंट्रिकल को प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना है तो फार्मूला है P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई थिकनेस मल्टीप्लाई बाई टेंशन डिवाइड बाई रेडियस। अब हमने क्या करना है, इसका प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गई है। अगर हमें प्रेशर बढ़ाना है तो हमारे पास कौन कौन सा तरीके हैं, या तो थिकनेस बढ़ा दें, या टेंशन बढ़ा दें, या रेडियस कम कर दें। अब रेडियस तो कम कर नहीं सकते हम हार्ट का, ठीक है। दूसरी चीज, टेंशन ज्यादा होनी नहीं चाहिए, टेंशन ज्यादा होनी नहीं चाहिए, आपका हार्ट इफेक्ट करेगा। हमें क्या करते हैं, तो हमारा हार्ट क्या करता है, अपनी थिकनेस बढ़ा लेता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस क्या हो जाती है, ज्यादा, दैट इज कॉल्ड योर हाइपरट्रॉफी। तो वो ज्यादा जोर लगाने के लिए, तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी क्यों होती है, समझ आ गया आज। जब रेजिस्टेंस ज्यादा, जब आपका आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाता है, आफ्टर लोड जब इंक्रीज होता है तो इसको प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, यू मस्ट बी अ डॉक्टर, यू मस्ट आंसर लाइक दैट डॉक्टर। आपको एक डॉक्टर की तरह जवाब देना चाहिए, ये नहीं कि आपकी लेफ्ट हाइपरट्रॉफी हो गई है क्यों, क्योंकि उसको जरा जोर लगाना पड़ रहा है, या जरा, तो आपको एग्जैक्ट आना चाहिए कि रेजिस्टेंस आफ्टर लोड बढ़ी, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना है, और प्रेशर इज इक्वल टू या थिकनेस बढ़ाओ, या टेंशन बढ़ाओ, या रेडियस कम करो, सो थिकनेस इसकी बढ़ जाती है, दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। समझ आ गई ये चीज। वो कहता है टू इन ऑर्डर टू वॉल डिक्रीज द स्ट्रेस, वो कहता है मैं स्ट्रेस नहीं बढ़ाना चाहता, टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता, उसको मैं नॉर्मल और कम रखना चाहता हूं, मैं उसकी थिकनेस बढ़ा देता हूं। ठीक है, आगे देखें, क्रोनिक हाइपरटेंशन इंक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरटेंशन क्या होती है, हाइपरटेंशन वही बात है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी, आफ्टर लोड बढ़ेगा, तो हमें क्या करना है, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी वो। ठीक है डॉक्टर तला, नई चीज समझ आइए, ये आपके एट्रिया, ये वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो कहता है कि अगर इधर आफ्टर लोड ज्यादा है, आफ्टर लोड ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब आपकी वॉल्स क्या है, कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं या थिक हो चुके हैं, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, यूं समझ, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, वो थिक हो चुकी है। तो यहां से जो ब्लड आएगा उनका इनके ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। इनका प्रेशर ज्यादा होगा तो आपको क्या, बीपी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा ना बीपी। अब हमने क्या करना है, हमने जब बीपी हाइपरटेंशन होगी तो आपके ये जो थिकनेस हो चुकी है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर से प्रेशर करने, तो आपको क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, फिर से वो थिकनेस बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन यानी अगर लंबे अरसे के लिए आपको हाइपरटेंशन रहे, लंबे अरसे के लिए रेजिस्टेंस आपको रहे, तो आपकी ये वेंट्रिकल क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। समझ आ गई चीज। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस बाय, अगर आपके हार्ट को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपको ऑक्सीजन भी उसको ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, ये आपने देखा था ना, ऑक्सीजन डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्डियक वर्क इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय, कार्डियक वर्क किसके इक्वल था, डॉक्टर जुबैर, कार्डियक वर्क इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एओर्टिक प्रेशर। एओर्टिक प्रेशर मैंने कहा था कि दो होते हैं, एक वॉल्यूम वर्क होता है, एक प्रेशर वर्क होता है। कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम वर्क था और एओर्टिक जो प्रेशर था वो प्रेशर वर्क था आपका। तो ये ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा तो हार्ट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा। ठीक है, ये मैंने वैसे पीछे वाला रिवाइज कराया और इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो
ऑफ कोर्स अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करना है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। आफ्टर लोड ज्यादा है प्रोपोर्शनल टू द, अगर आपका आफ्टर लोड ज्यादा है तो उसको प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा कंट्रैक्ट प्रोड्यूस करना मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करना, अगेन ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी। इंक्रीज द हार्ट रेट, पहले 1 मिनट में 72 टाइम धड़क रहा था तो उसको उतनी ऑक्सीजन चाहिए थी, अब उसको 1 मिनट में वो 85 बार धड़क रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया तो उसको ऑक्सीजन भी ज्यादा बार काम कर रहा है, ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और इंक्रीज डायमीटर ऑफ वेंट्रिकल वॉल टेंशन, ये मैंने बताया था कि प्रेशर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई थिकनेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस क्या हो रहा है, वो कहता है इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज, तो ये अच्छा प्रेशर क्रिएट, मतलब उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर आप यहां से आपको नहीं समझ आएगा, जरा डिफिकल्ट सा हो जाएगा। आप इतना देखें कि डायमीटर ऑफ वेंट्रिकल, यानी जो वेंट्रिकल की जो थिकनेस है, वेंट्रिकल की जो थिकनेस है ये हमने बढ़ा दी। जब वेंट्रिकल्स की थिकनेस बढ़ गई, अब इनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज्यादा प्रेशर, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि ज्यादा अगर कम हो तो कम ऑक्सीजन चाहिए होगी, ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन। अब ये मोटी हो गई है तो इसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है। तो वाल टेंशन आपकी, वाल की आपकी टेंशन भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब एक गुलेल की तरह, अगर उसको हम ज्यादा खींच के मारे गुलेल को तो वो ऑफकोर्स ज्यादा एनर्जी मांगता है, अगर उसको थोड़ा सा खींच के मारे तो थोड़ी। तो ये वाल टेंशन, वही आपकी टेंशन जो है ना अगर इंक्रीज होगी तो डायमीटर भी मतलब उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। ये वही वाल टेंशन फॉलोज लैप्लेस लॉ, वाल टेंशन इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई रेडियस, तो वो जो वाल की स्ट्रेस होती है दैट इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई रेडियस, ये वही है। टेंशन को उसने आगे पीछे करके मतलब एक्सप्लेन कर दिया, वो जो मैंने आपको उल्टा पुल्टा करके उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप सो दैट कि आपको यहाँ तक समझ आ गई, ये चीजें आपने याद रखनी है बस, ठीक है। अब है कार्डियक आउटपुट इक्वेशंस। सबसे पहले आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको आई थिंक अब पता होना चाहिए कि क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। वो कहता है स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। समझ, ये तो आपको पता है, मैंने पढ़ा दिया था पहले से। और कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ ब्लड इजेक्टेड ईच वेंट्रिकल, यानी ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की फ्रैक्शन होती है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से कितने परसेंट ब्लड जो है ना इजेक्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर इजेक्शन फ्रैक्शन। ये मैंने पढ़ा, इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये वही फार्मूले हैं जो मैंने पहले पढ़ाए थे, वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसके बराबर होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड, तो उसकी जगह पर उसने ये लगा दिया डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन इज एन इंडेक्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, क्या आपके हार्ट की एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज एंड सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, अगर आपका हार्ट सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, बट यूजुअली नॉर्मल इन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब आप कहेंगे सर प्लीज टेल अस द कांसेप्ट अबाउट दिस, तो इसका मैंने पहले दिया भी नहीं है तो ये मुझे जरा देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है तकरीबन कोई 120, ठीक है, और इजेक्शन आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितना है आपका 60 नॉर्मल है, 60 क्या है नॉर्मल है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी आएगी 0.5 आएगी। अब वो कहता है सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, सही तरह से वो पंप नहीं कर रहा। जब वो सही तरह से पंप नहीं करेगा तो जहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 60 था वहां पर आप कितना है वो 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 120 जल्दी से हिसाब करें कितना बनता है, 0.4 समथिंग 0.4, और ये कितना था 0.5, मतलब ये इजेक्शन फ्रैक्शन ज्यादा है, ये इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो गई कम। तो वो कहता है सिस्टोलिक प्रॉब्लम हो तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यूजुअली नॉर्मल इन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। कैसे, अब वो कहता है कि ये 120 था नॉर्मल और ये कितना भेज रहा था उसका 0.5% उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन थी, ठीक है, 0. यानी 50% उसकी क्या थी इजेक्शन फ्रैक्शन थी, ये 60 को आउट कर रहा था, ठीक है, इतनी उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन थी। अब वो कहता है डायस्टोल प्रॉब्लम आया, यानी कि आपका जो इन डायस्टोलिक बारे में वो कम हो जाएगा, है ना, वो सही तरह से रिलैक्स नहीं कर पाएगा आपका, तो ये 120 के बजाय 100 ब्लड इकट्ठा होगा, लेकिन सिस्टोलिक उसका नॉर्मल है, सिस्टोलिक नॉर्मल है, जब उसका सिस्टोलिक नॉर्मल है तो वो इसका हाफ 50 क्या कर देगा इजेक्ट कर देगा, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी आएगी 0.5 या 50%, तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या आ रही है नॉर्मल आ रही है, क्योंकि उसका इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर कोई मसला नहीं हो रहा, क्योंकि उसका सिस्टोलिक क्या है नॉर्मल है,
अगर सिस्टोलिक में मसला होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी। अगर डायस्टोलिक में प्रॉब्लम होगा और सिस्टोलिक नॉर्मल है तो फिर आपका क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल। नहीं समझ आई ये बात डॉक्टर तला? मैं रिपीट करूं इसको एक बार? चलो मैं इसको रिपीट करता हूं। ये चीज तो समझ आ गई थी, ये आ गई थी समझ। अब मैं कहता हूं आपका जो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो है 120 और उसमें से आधा, क्योंकि आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है 50, तो आधा क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। इट्स ओके। नाउ प्रॉब्लम इज इन द डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक मीन दैट आपका जो वेंट्रिकल है वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आपका इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। ऑफ कोर्स डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा क्योंकि वो सही तरह से रिलैक्स नहीं कर रहा। तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया, मैं कहता हूं 100। क्या हो गया, 100 हो गया। लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब आपका जो सिस्टोलिक है वो क्या है, नॉर्मल है। वो तो क्या है, नॉर्मल है। वो तो अपना आधा भेज रहा था ना, 120 का आधा भेज रहा था, अब उसको 100 मिला है तो वो उसका आधा भेज देगा। तो अब आपका कितना है स्ट्रोक वॉल्यूम, 50। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 50, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 100, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 अब कितना आ रहा है 50%। वही रिएक्शन फ्रैक्शन क्या है, नॉर्मल है। डिड यू गेट द पॉइंट डॉक्टर जवेरिया? सॉरी, हाँ ऑफ कोर्स अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी तो आप इंजेक्शन फ्रैक्शन ज्यादा होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको ज्यादा होगा। यार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। अगर एक चीज एक बार आपके माइंड में घुस गई ना तो इसने फिर बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो आगे देखें। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब ईच हार्ट बीट कितना आपका ब्लड बाहर जा रहा है, और कार्डिक आउटपुट होता है पर मिनट, तो मतलब एक मिनट में कितनी आपकी हार्ट रेट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका कार्डिक आउटपुट आ जाएगा। और फिक्स प्रिंसिपल ये मैंने बताया था, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। आर्टरीज में कितना ऑक्सीजन कंटेंट है, वेन्स में कितना ऑक्सीजन कंटेंट है। हाँ, तो आपकी देखिए ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी है उसको डिवाइड करें आप, ये आपको दी जाएगी। ये आपसे जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको बताएगा कि आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट कितना है। ठीक है, कि आपका ऑक्सीजन कंटेंट वो आपको बताएगा आर्टरीज में ऑक्सीजन कंटेंट कितना है और वेन्स में ऑक्सीजन कंटेंट कितना है और रेट ऑफ कंजप्शन एक मिनट में कितना है, मुझे कार्डिक आउटपुट बताया, फिर आपने उसको कार्डिक आउटपुट बतानी होगी। ठीक है, समझ आ गया है? अच्छा, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्सरसाइज, जब आप शुरू में एक्सरसाइज करते हैं, ये मैं कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूँ वो हार्ट रेट वाला, ये वाला कंसेप्ट, तो वो कहता है कार्डिक आउटपुट मेंटेन्ड बाय इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट बढ़ेगा जब शुरू में होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वो कहता है शुरू में आपका जो कार्डिक आउटपुट होता है इट इज मेंटेन्ड बाय इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। इन लेटर स्टेजेस जब बाद में आता है, कार्डिक आउटपुट मेंटेन्ड बाय इंक्रीज हार्ट रेट नॉट बाय एसवी, क्योंकि आपकी एसवी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। एसवी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। एक हद तक बढ़ेगी वो क्या हो जाती थी, कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रोक वाले में एक हद तक बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन हार्ट रेट बढ़ता रहेगा तो आपको कार्डिक आउटपुट देखिए, अगर लेट्स सपोज दैट स्ट्रोक वॉल्यूम था उसका, मैं आपको कहता हूं जी 72, ठीक है, ml था, और मैं कहता हूं उसके हार्ट रेट था 75, तो कितना आएगा 52-50 ऑलमोस्ट, यानी 5 लीटर आपका ब्लड जो है एक मिनट में वो इंजेक्ट कर रहा है, उसको कार्डिक आउटपुट आ रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये तो हो गया कांस्टेंट 72 और ये इंक्रीज हो रही है ना हार्ट रेट। एक मिनट में पहले वो 75 बार धड़क रहा था, अब वो 85 बार धड़क रहा है, तो आपकी कार्डिक आउटपुट क्या आएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट है गई, लेकिन एक हद आती है कि आपका हार्ट रेट हद से भी ज्यादा बढ़ जाता है। हार्ट रेट हद से भी ज्यादा, जब हार्ट रेट हद से भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो मुझे बताएं, आप मुझे बताएं क्या मजीद कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, नहीं। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों कम होगा, क्योंकि जब हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके हार्ट को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा, हार्ट को रिलैक्स होने का कम टाइम मिलेगा, तो इधर कम रिलैक्स होगा, इधर ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम। जब ब्लड वॉल्यूम का कम होगा तो आपका कार्डिक आउटपुट भी क्या होगा, कम। ऑफ कोर्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम, ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड वॉल्यूम कम तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम। स्ट्रोक वॉल्यूम कम लेकिन हार्ट रेट बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, कार्डिक आउटपुट क्या आएगा आपका, कम आएगा। डिड यू गेट द पॉइंट डॉक्टर जुबैर, समझ आ गई है?
क्या करके बयान कर रहे हैं? कम्प्लेक्स चीजों को सादा किया हुआ है। डॉक्टर जुबैर आपके अल्फाज सादे से एक लफ्ज याद आया, सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादों पे कर लिया। चलें खैर, नहीं बस ऐसे ही अल्फाज आ जाते हैं एफएससी के जो पढ़े हुए हैं ना, वो थोड़े दोहराते रहते हैं। खैर वो कहता है डायस्टोल इज शॉर्टेंड विद इंक्रीज द हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट आपका ज्यादा बढ़ेगा, आपको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो जाएगा, तो आपको डायस्टोल का फिर टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, डिक्रीज डायस्टोलिक फिलिंग टाइम, उसको फिल होने का टाइम कम मिलेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा? डिड यू गेट द पॉइंट? चलें जी, अभी पल्स प्रेशर, मीन आर्टरियल प्रेशर, स्टार्लिंग कर्व्स, और ये मेरे ख्याल में इतना इसको सेव कर लें, फिर उसके बाद स्टार्ट करें, ये लेक्चर लंबा हो रहा है ना। फिर पल्स प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर लूँ जस्ट अ मिनट, फिर उसके बाद हम ये पल्स प्रेशर से सेव करते हैं, स्टार्ट करते हैं